हेलो बच्चों। बच्चों हम क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें लास्ट टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। उससे पहले आप लोग एक्सक्रीशन के बारे में समझ चुके हैं। द रिमूवल ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन के बहुत सारे मेथड हैं। अगर हम एक्सक्रीटरी गैसेस की बात करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हम उसको रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज कर देते हैं। कुछ सॉल्टी मटेरियल है जो वाटर के फॉर्म में डिजोल्व होकर स्वेट के फॉर्म में पसीने से हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। कुछ ऑयली मटेरियल है जो स्किन से ऑयल ग्लैंड से सिक्रेट हो जाता है। इसके अलावा जो मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो होता है हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल एंड दैट नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड यूरिया। ठीक है, तो उस यूरिया को कैसे सेपरेट किया जाए बॉडी से, ब्लड से। ओके, तो उसको सेपरेट करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए हमारे बॉडी में एक पूरा सिस्टम काम करता है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हैं? जो यूरिन का पूरा सिस्टम होता है बॉडी का, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले हम उसके पार्टिकल्स को देखते हैं, आई मीन ऑर्गन्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो किडनीज प्रेजेंट होंगी, बीन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओके, बीन समझते हैं, राजमा बीन। ओके, दैट आर कॉल्ड किडनी। और किडनी से कनेक्टेड है रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन। बच्चों ध्यान रखेंगे, रीनल वर्ड हम किसके लिए यूज में लेते हैं? किडनी से रिलेटेड जो भी मटेरियल यानी कि सेल्स या ट्यूब अटैच होंगी उनको हम क्या नाम देंगे? रीनल। जैसे हमने लंग्स वाले को क्या नाम दिया था? पल्मोनरी। लिवर से रिलेटेड जो भी चीज होता है उसको हम हिपेटिक वर्ड यूज करते हैं, और हार्ट वाले के लिए कार्डियक। तो वैसे ही किडनी से रिलेटेड जो भी चीज होगी उसको हम क्या वर्ड से जो है रिप्रेजेंट करेंगे? रीनल। रीनल आर्टरी तो रीनल वेन से कनेक्टेड होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। किडनी आगे चल के जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, इसको यूरेटर। यूरेटर आगे यूरिनरी ब्लैडर, और आगे चल के वो यूरेथ्रा से कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, अब एक बार मैं इसके किडनी के स्ट्रक्चर पे आता हूँ। किडनी जो है बीन शेप पर्पल कलर वाला स्ट्रक्चर होता है जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी के नीचे प्रेजेंट होगा। इसका डायमेंशन अगर हम देखते हैं 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर के डायमेंशन में प्रेजेंट होगा। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर थिक होता है। ठीक है, और इसके अंदर अच्छा किडनी का वेट कितना होता है? किडनी का वेट होता है 150 ग्राम। ओके, और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि दो किडनीज है, लेफ्ट एंड राइट। जो लेफ्ट वाली किडनी है उसकी लोकेशन थोड़ी सी नीचे है और राइट वाली किडनी थोड़ी ऊपर है। ओके, तो समझते हैं कि मैं लेफ्ट वाली किडनी नीचे क्यों है? क्योंकि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, इस साइड लेफ्ट वाले रीजन में ही लिवर प्रेजेंट होगा। ओके, सो लिवर को जगह देने के लिए मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका कहाँ चला जाएगा? नीचे की तरफ थोड़ा सा ये डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, और राइट वाले की लोकेशन थोड़ी ऊपर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब नीचे की तरफ देखते हैं कि किडनी में क्या क्या चीजें हैं। तो किडनी में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हैं, दैट आर कॉल्ड नेफ्रॉन। ओके, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या वर्ड यूज किया मैंने? नेफ्रॉन, है ना। जो माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर यूनिट है नेफ्रॉन, जो कि क्या किस में यूज में आ रही है? ब्लड को फिल्टर करके और यूरिन में कन्वर्ट करने में यूज में आएगी। एक जनरल टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि जो भी नेफ्रॉन की का फिनोमिना है वो कहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा? इट विल कंप्लीट इन आवर किडनी में कंप्लीट नेफ्रॉन जो है फंक्शन कर लेगा, और ब्लड को फिल्टर करके ब्लड को किस में कन्वर्ट कर देगा? यूरिन में कन्वर्ट कर देगा। वही यूरिन जब बन जाएगा तो ये यूरेटर से होता हुआ कहाँ पे आके कलेक्ट होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर पे जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो बॉडी से ये यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने एक जनरल टर्म में डिस्कस कर लिया। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और उसमें किस तरीके से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया किसका? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में ये कप शेप आपको स्ट्रक्चर नजर आता है, देख रहे हैं आप। दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल, बॉमन वाज अ साइंटिस्ट जिसने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। ओके, उसका नाम था सर विलियम बॉमन। ओके, ब्रिटिश सर्जन था जिसने इसके बारे में बताया था। ठीक है ना, दो लोग थे, एक था मार्शेलो मेल्पीगी, तो इसको मेल्पीगियन कैप्सूल भी नाम देते हैं।
और मोस्ट कॉमन नेम है बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर। सबसे पहले जो मैंने रेड कलर से बनाया है, दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। इसको हम क्या नाम देंगे, मैं यहां लिखता हूं रीनल आर्टरी। इससे पहले जब भी हमने आर्टरीज को डिस्कस किया है तो रेड कलर से बनाया था। ये रीनल आर्टरी क्या करता है कि जो इम्प्योर ब्लड है उसको लेके आएगा, ऐसा ब्लड जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया, यूरिक एसिड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होंगे। कोई भी आर्टरी किससे कनेक्ट होगी, वेन से। तो ये जो वेन लाइक स्ट्रक्चर है, सॉरी आर्टरीज जो है वेन से तो कनेक्टेड होगी, बट किसके थ्रू कनेक्ट होगी, कैपिलरीज के थ्रू। तो ये बीच में कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंड दिस कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, है ना, ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो जाएगा, इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नाउ दिस ग्लोमेरुलस इज कनेक्टेड विद वेन्स। ठीक है, तो ये वेन कौन सी कहलाएगी, रीनल वेन। अब देख आगे चल के देखते हैं। तो ये बोमन कैप्सूल हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया है पीसीटी, है ना, बेसिकली ट्यूब्यूल से। पीसीटी की फुल फॉर्म हो जाएगी प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। वो आगे चल के एक लूप लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है सर्कल फॉर्म में, आप देख सकते हैं। तो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसको हेनलेज लूप, लूप का क्या नाम है, लूप ऑफ हेनले भी नाम देते हैं या हेनलेज लूप नाम देंगे। ये लिम्ब नीचे की तरफ जा रही है, सो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, और ये ऊपर की तरफ आ रही है, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। ठीक है, ये आगे चल के अगेन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। दिस ट्यूब को नाम दिया डीसीटी, फुल फॉर्म क्या बन जाएगी, डिस्टेंट कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, डीसीटी। ओके, और यही आगे हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, इट इज कॉल्ड यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। और ऐसे बॉडी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे, ध्यान रखेंगे, बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, छोटी छोटी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारी, हर नेफ्रॉन से अराइज होके और फाइनली किसमें अपना सिक्रेशन दे देंगी, इस यूरेटर में आके अपना सिक्रेशन दे देंगी, यूरिन को यूरेटर में डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो बहुत माइन्यूट सी ट्यूब होती है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, जो बॉडी में तकरीबन दोनों किडनीज मिला के मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो जितना भी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है वो यूरेटर में अपना सिक्रेशन दे देगी और यूरेटर में यूरिन का फॉर्मेशन होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का तो मैंने अभी कॉम्बिनेशन बताया इसका, या कनेक्शन बताया कौन किससे कनेक्टेड है। अभी हम देखेंगे ये जो रीनल वेन है ये आगे और इस पर कॉइल्ड होगी। पहले इस पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं, समझ तो लिया अब हमने, देखते हैं कि भाई किस तरीके से इसकी वर्किंग है। तो पहले तो हम ये समझे कि भाई यूरिन का फॉर्मेशन होगा कैसे। तो बच्चों यूरिन जो है बॉडी में जितना भी आप बाहर से मटेरियल ले रहे हैं उसमें जितना भी नाइट्रोजनस मटेरियल है वो डाइजेस्ट होके और यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही यूरिया बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल है जो ब्लड के थ्रू बॉडी से में ट्रैवल करता है। जानते हैं आप सभी, जितना भी यूजफुल मटेरियल, वेस्ट मटेरियल सभी किस में ट्रैवल करेगा, ब्लड में। तो उस इम्प्योर ब्लड को बॉडी में कौन लेके आता है, रीनल आर्टरी, है ना, आई मीन किडनी तक कौन लाता है, रीनल आर्टरी। ब्लड किस टाइप का है, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या है, इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट है। हालांकि ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन वाला है, बट नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को ये कैरी कर रहा है। ठीक है, अब ये इम्प्योर ब्लड किस में आएगा, जब रीनल आर्टरी से ग्लोमेरुलस में आएगा। ग्लोमेरुलस कैपिलरी है तो यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो जाएगा, और फिल्टर होने के बाद इसमें क्या क्या बाहर आ जाएगा, यूरिया वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में, और कुछ कार्बोहाइड्रेट मटेरियल भी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाते हैं, शुगर वगैरह भी बॉडी से डिस्चार्ज होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि कैपिलरीज में ब्लड फिल्टर हो गया, अभी ग्लोमेरुलस से डिफरेंट ट्यूब्स में आया। ठीक है, तो यहाँ पे पहली प्रोसेस यहाँ पे हमारी हो रही है ना, जो हम फिल्ट्रेशन आई मीन नेफ्रॉन की वर्किंग को देखते हैं। तो पहली यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है बच्चों, ध्यान रखेंगे, दिस प्रोसेस कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। 3 स्टेप में हम समझेंगे इसको। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ कि जितना भी यूजलेस मटेरियल था वो क्या हो गया, यहाँ पे नेफ्रॉन से आई मीन ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, किससे फिल्टर हो गया बच्चों, ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो गया। अब ये कहाँ पे जाएगा,
ट्यूब्यूल्स में जाएगा। ठीक है, ट्यूब्यूल दो टाइप की हैं, डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और आगे हेनले लूप से कनेक्टेड। ठीक है, अब फिल्टर हुआ तो उसमें यूजफुल मटेरियल भी फिल्टर हुए हैं, और ये कैपिलरीज इतनी थिनर होती है कि जो है ये मोस्ट ऑफ यूजलेस मटेरियल को ही फिल्टर करेगी। कुछ छोटे मोटे जो माइन्यूट से पार्टिकल हैं जो यूजफुल हो सकते थे, या कुछ वाटर मटेरियल, उसको क्या किया जाएगा, वो भी फिल्टर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब उसको वापस से हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं अब ये जितना ही फिल्टर मटेरियल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा डिफरेंट ट्यूब्स में, थोड़ा 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 थोड़ा, और जो फिल्टर नहीं हुआ है वो यहाँ पे वेन्स में आ चुका है। जो मटेरियल फिल्टर हो गया वो तो कैपिलरीज से आगे बढ़ गया, ग्लोमेरुलस से नीचे की तरफ, और जो फिल्टर नहीं हुआ है वो बच्चों कहाँ है, इस रीनल वेन में ब्लड आगे बढ़ रहा है। हमको पता है कि भाई आर्टरीज से कैपिलरीज, कैपिलरी से वेन, तो ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी ही है। अब देखते हैं सेकंड जो प्रोसेस आती है, इट्स कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या होगा कि जो मटेरियल्स यहाँ पे डिफरेंट ट्यूब्यूल्स और हेनले लूप में जा रहा है उसमें कुछ यूजफुल मटेरियल भी हैं। यूजफुल मटेरियल में क्या मैंने बता दिया कि कुछ वाटर पार्टिकल हैं जो एक्सेस में है, कुछ शुगर सब्सटेंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इनको वापस से हमको एब्जॉर्ब करना है क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं। और वापस से एब्जॉर्ब करने के लिए क्या हो जाएगा कि ये जो रीनल वेन है ये इसी तरीके से नहीं रहेगी, पूरे ट्यूब्यूल्स पे ये हाईली कॉइल्ड फॉर्म में रहेगी। ट्यूब्यूल्स पे ये हाईली कॉइल्ड फॉर्म में रहेगी, और हमको पता है कि एक सेल दूसरे सेल पे जाएगा तो डिफ्यूजन के थ्रू मटेरियल इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो जितना भी यूजफुल मटेरियल है वो वापस से कहाँ चला जाएगा, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं उससे इस रीनल वेन में ले लेगा। यानी कि रीनल वेन जितने भी यूजफुल मटेरियल हैं उनको वापस से एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसमें एक्सेस में वाटर मॉलिक्यूल जो रिलीज हो गया है वो, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल, और साथ में कुछ शुगर पार्टिकल यानी कि कार्बोहाइड्रेट मटेरियल भी सिक्रेट हुआ है जो बॉडी के लिए एसेंशियल है। वो सब धीरे धीरे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर की वजह से एब्जॉर्ब होता जाएगा, और साथ साथ में वो मटेरियल आगे बढ़ता जाएगा। जैसे आगे बढ़ता जाएगा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां तक आते आते कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और ये रीनल वेन जो है कौन सा ब्लड लेके आगे बढ़ेगी, इट इज कंप्लीटली प्योर ब्लड, क्योंकि जितना भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है वो सब क्या हो चुका है, अब डिस्चार्ज हो चुका है। और जो यूजफुल मटेरियल था वो रीनल वेन ने सिक्रेट भी एब्जॉर्ब भी कर लिया है। तो ये रीनल वेन प्योर ब्लड लेके आगे चली जाएगी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। अब यहां तक जब आया, यहाँ हेनले लूप से पहले हम जो जितना फिल्टर्ड मटेरियल था ये पीसीटी से हेनले लूप में आया, बीच में एब्जॉर्प्शन होता गया है, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, और यहाँ पे आ गया डीसीटी यानी कि डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ तक आते आते रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो आपको हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब यहाँ तक आते आते मटेरियल क्या बन चुका है, कंप्लीटली यूरिन बन चुका है। अब उसमें एक्सेस में वाटर मॉलिक्यूल भी नहीं है, थोड़ा बहुत वाटर है, और साथ में क्या प्रेजेंट है, यूरिया। अब ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट इज जो फॉर्मेशन हुआ है यूरिन, उस पूरे यूरिन को क्या करेगी, कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, अब पूरे यूरिन को कलेक्शन के बाद में मैंने बता दिया कि सभी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट किससे आके किस में अपना सिक्रेशन देंगी, यूरेटर में। तो ये पूरी प्रोसेस किस में हो रही थी, किडनी में हो रही थी। और हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, तो एक नेफ्रॉन 1 2 3 ड्रॉप हार्डली यूरिन फॉर्मेशन करेगा। अब फाइनली ये जितना भी मटेरियल है यूरिन वो किस में आ जाएगा, यूरेटर में। यूरेटर से कहाँ चला जाए, अच्छा, तो ये जो तीसरी प्रोसेस हुई, किसका फॉर्मेशन हुआ, यूरिन का, वो यूरिन सिक्रेट हो रहा है, इट इज कॉल्ड सिक्रेशन। तो 3 मेन स्टेप ध्यान रखेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जितना भी हार्मफुल मटेरियल था और साथ में कुछ यूजफुल मटेरियल भी क्या हो गया, किडनी से ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो गया। रीएब्जॉर्प्शन में वेन्स ने उसको वापस से क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। लास्ट में जो यूरिन बन गया वो बॉडी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा या फिर सिक्रेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हर नेफ्रॉन अपना सिक्रेशन किस में दे देगा, यूरेटर में। यूरेटर में जितना भी यूरिन है वो धीरे धीरे कलेक्ट होगा, किस में आके कलेक्ट हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। बॉडी में आइदर मेल और फीमेल दोनों ही बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर पे जैसे जैसे यूरिन कलेक्ट होता जाएगा, धीरे धीरे यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर बढ़ता चला जाएगा।
अब जब ये हाईली प्रेशराइज फॉर्म में आ जाएगा देन हमारा ब्रेन फील करेगा कि बॉडी को डिस्चार्ज करना है यूरिन, तो हम उसको पीरियोडिकली टाइम टू टाइम बॉडी से यूरिन का डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो एक जनरल हमने ये समझा दिया किस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है। एक बार आप डायग्राम को देखें और इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, इसको ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ करें। ओके बच्चों, अब देखते हैं, दो तीन चीजें समझिए कि पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि कभी भी यूरिन को रोकना नहीं चाहिए। बॉडी में यूरिन के प्रेशर को रोकना बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। जितना भी हार्मफुल मटेरियल सिक्रेट हुआ है वो वापस से बॉडी में टॉक्सिक के फॉर्म में एब्जॉर्ब होने लगता है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम हमको क्या करना चाहिए, यूरिनेशन करना चाहिए, यूरिन को पास आउट कर देना चाहिए। यूरिन के कंपोजिशन पे बात करते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन? तो यूरिन जो भी पर्टिकुलर टाइम पे डिस्चार्ज किया जा रहा है उसमें 95% तो वाटर है और 5% में यूरिया प्लस यूरिक एसिड। यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ सोडियम, पोटेशियम, आयन भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो ये कंपोजिशन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो वाटर एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है बॉडी से किसके डिस्चार्ज करने के लिए, यूरिन के डिस्चार्जमेंट के लिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच ऑर्गन इज द ब्लड प्यूरिफायर? ब्लड को फिल्टर और प्यूरिफाई करने का ऑर्गन कौन सा है? तो ऑर्गन है हमारा किडनी, और किडनी में भी बेसिक यूनिट कौन सी है, नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों किसी की किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, जैसे कि मैंने बता दिया कि बॉडी में कितनी किडनी है, 2 किडनी है। अगर एक किडनी प्रॉपर काम नहीं करती है, इफ वन किडनी स्टॉप वर्किंग, तो भी पर्सन सर्वाइव करेगा, जिंदा रहेगा। उसको उसकी दूसरी किडनी को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा और पर्सन की फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कमजोर हो जाएगी। ओके, और अगर दोनों किडनियां काम नहीं कर रही हैं, इन दैट केस आर्टिफिशियल किडनी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस भी या ट्रांसप्लांट करने की प्रोसेस भी आजकल पॉसिबल हो जाती है। ओके, इसके अलावा एक प्रोसेस आती है हीमोडायलिसिस, कि आर्टिफिशियली मशीन के थ्रू क्या किया जाए, ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है। तो यहाँ आर्टरीज से, हमारे हाथ की आर्टरीज से जो है क्या किया जाएगा, ब्लड को निकाला जाएगा और उसको डायलिसिस मशीन में डाल दिया जाएगा। तो जो किडनी में फिनोमिना हो रहा है वो डायलिसिस मशीन या डायलाइजर में होगा और धीरे धीरे 1-2 राउंड के अंदर, 1-2 घंटे के अंदर पूरा ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, बट किडनी को मेंटेन करना बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये किडनी को हार्म होगा, या फिर अगर जो लोग अल्कोहलिक हैं, ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं, तो उनकी किडनी पे भी अफेक्ट आता है। और समटाइम बॉडी से कुछ प्रोटीनेशियस मटेरियल भी डिस्चार्ज होने लग जाते हैं। प्रोस्टेट बढ़ जाना एक इसका सिम्टम बनता है। तो बॉडी के लिए ये चीजें क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। और धीरे धीरे ये एजिंग में जैसे जैसे पर्सन बूढ़ा होने लग जाता है तो किडनी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट ये था कि ये बॉडी का वेस्ट मटेरियल को, एक्सक्रीटरी मटेरियल को क्या कर रहा था, डिस्चार्ज कर रहा था। और इसके बाद ये सेगमेंट मैंने आपको समझा दिया कि आर्टिफिशियल किडनी का क्या कॉन्सेप्ट है, या फिर हीमोडायलिसिस की अगर किसी की किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है ना, तो अगर इनिशियल लेवल पर है, स्टार्टिंग लेवल पर है, तो डायलिसिस करवाया जाता है, जिसमें कि उसकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज करवा दिया जाएगा। ये 1-2 महीने के अंदर एक बार किया जाता है अगर इनिशियल स्टेज पर है तो। और किसी के किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो ये वीक में 1-2 बार, या फिर बिल्कुल ही किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करे तो ये रोज की ही प्रोसेस हो सकती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बन गया बच्चों। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, और इतना ही टॉपिक था हमारा। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपका चैप्टर 1 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने एनिमल और प्लांट सभी में जो मेन लाइफ प्रोसेस थी, न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये चीजें पढ़ी। अब क्या चीजें रह जाती, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये जो लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, इसके लिए अलग से चैप्टर बना रखे हैं। इसके बाद वाला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है और उसके बाद वाला चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को जो है अच्छे से एक बार आप सुनेंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे। और डायग्राम निश्चित तौर पे एग्जाम में आता है। जो डायग्राम में लोग गलतियां करते हैं, ट्यूब्यूल को सीधा जोड़ देते हैं पाइप की तरह, है ना। कभी भी ट्यूब्यूल ऐसे नहीं जोड़े, उसको कॉइल्ड फॉर्म में ही बनाएं। बॉडी में जितनी भी ट्यूब्स हैं सभी हाईली कॉइल्ड फॉर्म में ही रहेंगी। ठीक है, और ये मैंने रीनल वेन को थोड़ा सा इजी करके हल्की सी कॉइलिंग बताई है
अदरवाइज इसकी कॉइलिंग बहुत ज्यादा होती है कि ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड में से यूजफुल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपना ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे।